गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और ज्योग्राफी सीरीज के अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, या आप ये कह सकते हैं वन लाइन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भाई, सिंधु नदी तंत्र को पिछली वीडियो में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, मैपिंग के द्वारा भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कहाँ से होते हुए कौन सी नदी प्रवाहित होती है। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से प्रमुख तथ्य कह सकते हैं, या आप शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहें। तो सिंधु नदी तंत्र की वीडियो को देखो आगे बढ़ाते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर किया करें और शेयर कर दिया करो। भाई देखो, वीडियो आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा, एक शेयर ही मांगा जा रहा। आप अपने सारे ग्रुप में और जहां भी फ्रेंड जिसे इन वीडियो की आवश्यकता है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं जो हर चैनल पर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। चैनल तो यूट्यूब पर बहुत है भाई, और अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्लाइड लगा कर ले आते हैं, स्लाइड ही दिखा देते हैं, आप पढ़ लो। इससे तो अच्छा किताबों से भी पढ़ सकते हैं भाई। तो व्यवस्थित चीजें होती हैं पढ़ने की भी, उन्हीं चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखें, हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। देखते हैं, देखो लास्ट वीडियो में हमने बात की होगी भाई, जो सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल मुख्य रूप से तिब्बत है। और सिंधु नदी ही नहीं अपितु सतलज नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये तीनों प्रमुख पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये कहां से निकलती हैं भाई? इनका उद्गम तिब्बत से है। आपको एक बात और याद रखनी है भाई, एशिया वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं, जब एशिया को वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उससे पहले एक बात और याद रखनी है, ये तीनों नदी के अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल तिब्बत से होता है। जैसे एक नदी के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, ह्वांग हो नदी। ह्वांग ह्वांग हो नदी, ये नदी मुख्य रूप से चीन की है और निकलती कहां से है? तिब्बत में, चीन में प्रवाहित होती है और चीन के शोक के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। पीत या पीली नदी, पीली नदी ये भी चीन में बहती है और इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक है सियांग, या आप कह सकते हैं यांग, यांगसी कियांग नदी। तो ये जो नदी है ये चीन की है और तिब्बत से निकलती है, और ये भारत आपकी चीन ही नहीं अपितु पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना आप। और एक और निकलती है जियांग नदी। जियांग नदी ये भी चीन में बहती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं तिब्बत से निकलने वाली, जो मुख्यतः कहाँ बहती हैं? चीन में। इसके अतिरिक्त दो नदियां और हैं, इरावती। इरावती अपने आप में बहुत बड़ी नदी है और ये मुख्य रूप से म्यांमार वाले क्षेत्र में बहती है। कहाँ बहती है भाई? म्यांमार वाले क्षेत्र में। एक है मेकांग नदी। मेकांग नदी भी आपने पढ़ी होगी। एशिया की कुछ प्रसिद्ध नदियां हैं और सारी की सारी नदियां कहां से निकल रही हैं? ये तिब्बत से। तो एशिया महाद्वीप को जो हम पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी उनमें, तो याद रखना ये मुख्य रूप से लाओस वाले क्षेत्र में, और लाओस या फिर आपको थाईलैंड की प्रमुख नदी कहते हैं इसे, थाईलैंड की प्रमुख नदी, तो ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में बहती है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त ये भी कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल कहां से होता है भाई? तिब्बत वाले क्षेत्र से होता है इन नदियों को। और देखो, सिंधु नदी के बारे में वन लाइन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी के उत्तर में आपकी लद्दाख और दक्षिण में जॉस्कर श्रेणी है, यानी कि इनके बीच से प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में कहां से प्रवेश करती है? तो चकमोर नाम का स्थान है। चकमोर से भारत के जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख और जॉस्कर श्रृंखला से होते हुए ये प्रवेश करती है। जबकि जब भारत से निकलती है पाकिस्तान में पहुंचती है, तो पाकिस्तान में पहुंचने के लिए ये चिल्लास नाम के स्थान से निकलती है। कहां से? चिल्लास, ये चिल्लस भी लिखा होता है कहीं कहीं। और पाकिस्तान के किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? पाकिस्तान के दुर्दिस्तान, पाकिस्तान के दुर्दिस्तान, दुर्दिस
नाम के क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो आप याद रखेंगे चकमोर से प्रवेश करके चिल्लास से पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में कहां पहुंचती है, दुर्दिस्तान। और पाकिस्तान के अटक से मुख्य रूप से ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। कहां से? अटक से मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र में। और अटक वाले क्षेत्र में ही यानी कि इसी के निकट आकर काबुल नदी मिलती है। इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? काबुल। तो काबुल नदी मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदी है। एक बात और याद रखें, जब चिल्लास से ये पाकिस्तान में निकल रही होती है, चूंकि ये पूर्ववर्ती नदी है और पिछली वीडियो में हमने बात की थी पूर्ववर्ती नदियों ने मुख्य रूप से हिमालय को काटकर गॉर्जों का निर्माण कर दिया है। तो चिल्लास से पीछे ही एक स्थान है बुंजी। तो बुंजी में ये महाखंड या गॉर्ज का निर्माण करती है। आप याद रखना सिंधु नदी मुख्य रूप से बुंजी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसमें महागॉर्ज या गॉर्ज का निर्माण करती है। और याद रखना ये जो गॉर्ज है 5200 मीटर गहरी है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इतनी गहरी गॉर्ज का निर्माण आसान बात नहीं है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। और ये नंगा पर्वत आपको पढ़ाया है भाई। नंगा पर्वत हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत है। तो इसी पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर ये गॉर्ज का निर्माण करती है और 5200 मीटर गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज को या तो गॉर्ज या कैनियन, पीछे हमने बात की थी कैनियन भी कहते हैं, और महाखंड कहकर भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं भाई? महाखंड के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी से संबंधित दो चीजें और याद रखनी है। लद्दाख का प्रसिद्ध लेह इसी के नदी के किनारे पर है और इसके उत्तर में यानी कि दाएं तट पर बसा हुआ है। तो ये देखो दाएं तट होगा, लेह दाएं तट पर है। जबकि जहां पर अरब सागर में सिंधु नदी मुहाना बनाती है उसी के मुहाने पर कराची इसके किस तट पर है? बाएं तट पर। तो दाएं तट पर लेह और कराची दोनों इसी नदी के तट पर हैं। इतना आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ये कुछ वन लाइन क्वेश्चन के तौर पर थे भाई सिंधु नदी से, आप इन्हें जरूर पढ़ना। इसके बाद देखो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसके दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां और दूसरी बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दाएं तट से या उत्तर की ओर से इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां। आप हेडिंग लिख सकते हैं दाएं तट से या उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो देखो दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं हम। कितने भागों में? दाएं तट से मिलने वाली नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय की प्रमुख नदियां हैं, हिमालय की प्रमुख नदियां हैं, और दूसरी जो सुलेमान पर्वत से निकलने के पश्चात, सुलेमान पर्वत से, क्योंकि आपको देखो पढ़ाया गया है भाई हिमालय नंगा पर्वत के बाद दो रेखाओं में बढ़ जाता है। एक तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, दूसरी सुलेमान पर्वत श्रेणी। और सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ की है? पाकिस्तान की है। तो आप याद रखना इनके बारे में। देखो सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियों में कुर्रम नदी का नाम आता है और सोची नदी का नाम आता है भाई। तो कुर्रम, सोची और गोमल ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। गोमल की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कंदर और एक और है देखो झोब। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। दो इसके अतिरिक्त और नदियां हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं जैसे बिबोआ एक नदी है, एक सांगर नदी है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम सुलेमान पर्वत श्रेणी से होता है और सिंधु नदी में मुख्य रूप से किस तट से आकर मिलती हैं? दाएं तट से आकर मिलती हैं। लेकिन आप याद रखेंगे जो काबुल नदी है और इसमें एक गिलगित भी है भाई, सॉरी गिलगित सुलेमान से नहीं निकलती है। और काबुल नदी का उद्गम सुलेमान पर्वत श्रेणी से नहीं होता। आप याद रखना काबुल नदी और काबुल की प्रमुख सहायक नदियां अटक के समीप, पाकिस्तान में अटक जो पड़ता है, अटक के समीप अपने जल को कहां गिराती हैं? सिंधु नदी में। तो ये सुलेमान पर्वत से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हमने पढ़ा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। दूसरा देखो हिमालय ने तो हिमालय भारत वाले क्षेत्र में है, तो इससे
निकलने वाली नदियां जो है ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे सियोक नदी, जैसे सियोक नदी, जैसे नुब्रा नदी, सियोक नदी, नुब्रा नदी, द्रास नदी, तो जैसे हुंजा नदी और गास्ट्रिंग नदी, गास्ट्रिंग नदी, तो ये कुछ प्रमुख, और गिलगित भी इसी में आती है भाई, गिलगित नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो मुख्य रूप से कहां से निकलती हैं, हिमालय से, और हिमालय से आकर किस तट पर आकर मिल जाती हैं, बाएं तट पर। किस तट पर आकर मिलती हैं भाई, बाएं तट पर। प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की। इनमें से एक दो नदी के बारे में आप जान भी लें। ये जो द्रास नदी है, लेह जो लद्दाख प्रांत है उसमें प्रवाहित होती है, और लेह का एक स्थान भी है इसी नाम से, और द्रास लेह में जो स्थान है वो भारत का सबसे शीतल या शीत क्षेत्र है, तो इसे भी याद रखना। देखो सियोक नदी के बारे में याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, और बहुत बनता है। प्राचीनतम समय में सियोक नदी से काराकोरम वाले क्षेत्र में खूब व्यापार होता था। यह मुख्य रूप से काराकोरम में ग्लेशियर से निकलती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला आपको पढ़ा रखी है, काराकोरम में ग्लेशियर से ये निकलती है, और प्राचीनतम समय में इस नदी से खूब व्यापार हुआ करता था काराकोरम क्षेत्र में। इसे मध्य एशिया में यारकंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है भाई, यारकंड के नाम से जाना जाता है। और जबकि काराकोरम वाले क्षेत्र में, काराकोरम वाले क्षेत्र में इसे डेथ ऑफ, रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ के नाम से किस नदी को जाना जाता है, सियोक नदी को जाना जाता है। और ये जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी सियोक की ही सहायक है, यानी कि सियोक नदी सीधे सिंधु में गिरती है, और नुब्रा नदी अपने जल को सियोक नदी की सहायता से किसमें गिराती है, सिंधु नदी में गिराती है। तो नुब्रा नदी से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है भाई। ये जो नुब्रा नदी है ये मुख्य रूप से सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और इस नदी के द्वारा जो घाटी का निर्माण होता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस नदी की जो घाटी है, उस घाटी से होकर ही जो भारतीय सैनिक हैं, जो सेना में हैं, वो सियाचिन ग्लेशियर तक जाते हैं। तो आप याद रखना, बहुत प्रमुख घाटी है लद्दाख वाले क्षेत्र में। इसी घाटी की सहायता से जो भारतीय सैनिक हैं सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं पाकिस्तान से। और आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का क्षेत्र है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हमने पढ़ी, किसकी, दाएं तट से आकर मिलने वाली। अब देखते हैं, देखो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट करते हुए चलें। नोट से पढ़ना बहुत आसान होता है भाई, एक वीडियो की अपेक्षा। आप रिवीजन तो कर सकते हैं इससे। तो देखते हैं, देखो अगला आप हेडिंग लिख सकते हैं, दाएं तट से मिलने वाली सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। दाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। तो बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। देखो बाएं तट से कुछ ज्यादा नदियां नहीं हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख नदी है जौस्कर, जौस्कर पहाड़ी का भी नाम है, नदी का भी नाम है। एक है सियांग नदी, और एक है सिगार नदी। सियांग, सिगार, जौस्कर, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बाएं तट से, और इसी के साथ साथ पंचनद हमारे सिलेबस में कुछ प्रमुख है, आप जानते हैं इसकी सारी सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सारी नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। देखो जौस्कर से संबंधित एक बात समझ लें आप, ये सरचू पठार से निकलती है, सरचू पठारी क्षेत्र से निकलती है। ये जो सरचू का पठार है ये मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित सरचू नामक पठारी से ये निकलती है, और पहले तो ये उत्तर में बहती है, पहले ये उत्तर में बहती है, और उत्तर के बाद ये पूर्व में बहती है। उत्तर में बहने पर, फिर पूर्व में बहने पर
पूर्व में नेमू नाम का एक स्थान है, नेमू नाम के स्थान पर यह सिंधु नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो याद रखना सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। और हमें सियांग, सिगार इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना भाई, पंचनद को हम देखते हैं। और ये सारी की सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये बात आप जानते हैं भाई। देखो झेलम के बारे में हम एक दो बातें पढ़ लेते हैं। झेलम नदी, देखो सभी नदियों पर प्रमुख शहर भी हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो अभी पीछे हमने सिंधु नदी पर लेह और कराची दो प्रमुख शहर पढ़े, उसी प्रकार से झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। कौन सा नगर बसा है? श्रीनगर, आप याद रखना। और इस नदी पर दो प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं, दो प्रमुख परियोजना, पीछे भी हमने बात की थी शायद, तुलबुल और उरी या फिर उड़ी परियोजना भी कहते हैं। तो इस पर बनाई गई हैं। तुलबुल परियोजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तुलबुल परियोजना है मुख्य रूप से बूलर झील पर बनाई गई है, बूलर झील पर। और बूलर झील के बारे में आप जानते हैं भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, याद रखना। तो तुलबुल परियोजना मुख्य रूप से बूलर झील पर बनाई गई है। और बूलर झील से संबंधित देखो एक दो बातें लिख लें आप। ये जो बूलर झील है मुख्य रूप से गोखुर झील है। कैसी है भाई? गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? देखो वे झीलें जिनका निर्माण नदियों द्वारा होता है, वे झीलें जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा। और झेलम नदी के बारे में दो प्रमुख क्वेश्चन और हैं। ये जो बूलर झील है, बूलर झील एक ऐसी झील है जिस पर विवर्तनिक क्रियाओं का प्रभाव दिखाई देता है, विवर्तनिक क्रियाओं का प्रभाव दिखाई देता है। विवर्तनिक क्रियाएं क्या हैं? और विवर्तनिक क्रियाएं देखो आप समझेंगे, ये जो बूलर आपकी झेलम नदी है, देखो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं बूलर झील कैसे बनी। ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी इस प्रकार से आप मान सकते हैं, इस प्रकार से बह रही है, सही है। तो ये कश्मीर की घाटी में बहती है। कहां पर बहती है? कश्मीर की घाटी। और ये मैदानी है भाई, कैसी है? पहाड़ी नहीं है, मैदानी। और मैदानी होने के कारण मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। तो ये नदी यहाँ पर विसर्पण करती है। विसर्पण का मतलब है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको कि जो आपकी ये नदी है झेलम नदी, एकमात्र ऐसी पर्वतीय नदी है जो विसर्पण करती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की घाटी में मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो विसर्पण के कारण इसने अपना मार्ग बदल लिया। आप ये मानकर चलें ये नदी ऐसे जा रही थी, लेकिन विवर्तनिक क्रिया हुई। विवर्तनिक क्रिया क्या होती है? आप जानते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप हैं, सभी के सभी किस पर अवस्थित हैं भाई? एक प्लेट पर अवस्थित हैं। और प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं और गति करने के कारण आपस में टकराती भी हैं। जब अपने मार्ग से हटती हैं तो पृथ्वी पर कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। तो उसके कारण नदियां अगर तीव्र बहाव में होती हैं तो अपने मूल घाटी को छोड़ देती हैं। जैसे ये यहां से बह रही थी, इसने अपना क्षेत्र बदल लिया, तो बीच में धीरे धीरे झील का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की झील को गोखुर झील कहते हैं। और ये बूलर झील एक प्रकार की गोखुर झील है। तो झेलम नदी ने इसका निर्माण, तो यहाँ पर झील बन गई, तो एक बांध भी बना दिया गया भाई, इसे तुलबुल बांध कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए कहते हैं इस पर किसका प्रभाव है? विवर्तनिक क्रियाओं का प्रभाव है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखो झेलम नदी से संबंधित एक दो क्वेश्चन और हैं। झेलम नदी एकमात्र नौकागाम में झील है, किसकी? सिंधु नदी की। और ये अनंतनाग से कहां तक? बारामूला तक कैसी है? नौकागाम में है। और साथ ही साथ जो झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत में कहा? जम्मू एंड कश्मीर से। ये जो सीमा है वो मुजफ्फराबाद से, कहां से लेकर कहां तक? मुजफ्फराबाद से या तो मीरपुर लिख सकते हैं या फिर मंगला लिखा हुआ मिलता है आपको, मीरपुर या मंगला तक सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से मीरपुर या मंगला तक ये सीमा बनाता है। और आगे चलकर बास मंगला नाम की एक घाटी बनाता है। तो याद रखना ये जो नदी है पाकिस्तान में बास मंगला नाम की घाटी में बहती है।
और मंगला नामक स्थान पर या मंगल नामक स्थान पर ये जाकर किस में मिल जाती है, या झंग है उस स्थान का नाम, आप याद रखना, झंग नाम के स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। ये झेलम नदी पाकिस्तान के झंग नाम के स्थान पर कहाँ मिल जाती है, चिनाब में। और ये इस प्रकार से चिनाब की भी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। झेलम नदी से संबंधित कुछ प्रमुख यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद ज्यादा नहीं पूछें, फिर भी अगर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, वैसे साथ ही साथ लिखते चला करें मेरे, आपका समय भी बचेगा। और जो माइंड ऑफ कंसंट्रेशन होती है कि सुनना और लिखना और समझना तीनों चीजें एक बार एक साथ अगर बच्चा करता है तो विल पावर उसकी बहुत बढ़ जाती है। उससे आप कभी इस बात को नोट करके देखना कि आप जो ये कहते हैं कि बार बार भूल जाते हैं, तो वो यही कारण होता है, आप अपनी विल पावर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सही है। तो इसके बाद देखो अगला देखते हैं, झेलम के बाद अगली चिनाब नदी। तो चिनाब से संबंधित देखो एक दो बातें आप लिख लें, ज्यादा कुछ नहीं। चिनाब से आप ये याद रख लेना, इस पर 3, और हाँ झेलम नदी से एक क्वेश्चन और रह गया, इसकी एक प्रमुख नदी है किशन गंगा। ये प्रमुख सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। और इस नदी पर भी एक बांध बना हुआ है जो इसी नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे कभी पूछा जाए किशन गंगा बांध या किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी किसकी सहायक है, झेलम की, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। और किशन गंगा नदी पर ही बांध बना हुआ है जिसे किशन गंगा बांध कहते हैं। और ये कहां पर अवस्थित होगा, जम्मू एंड कश्मीर पर। क्लियर है इतनी बात। अगला देखते हैं, देखो इससे आगे अब जब आप चलेंगे भाई, तो हम चिनाब नदी को, चिनाब नदी पर 3 परियोजना प्रमुख हैं। जैसे एक सलाल, ये याद रख लेना, पूछी जाती है, सलाल बगलीहार, बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना। और दूसरी है दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना। तो ये तीनों पूछी जाती हैं आपसे, आप इन्हें याद रखना। इसके बाद देखो रावी, रावी नदी को हम देख लेते हैं। रावी नदी पर 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना है। कौन सी है, चमेरा परियोजना। तो याद रखना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरी देखेंगे, देखो दूसरी आपकी जो प्रमुख है वो है पंजाब में। पंजाब में आप याद रखेंगे, पंजाब में इस पर रावी नदी पर जो प्रमुख बांध है वो थीन बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, थीन बांध। तो इन दोनों को याद रखना। और मैंने आपको बताया था रावी नदी भी भारत और पाकिस्तान की पंजाब की सीमा बनाती है भाई। तो ये मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं फिरोज, चलो इसे नहीं लिखते भाई। अगला देखते हैं, देखो इस नदी के तट पर पाकिस्तान में एक प्रमुख शहर है लाहौर। तो लाहौर को आप जरूर जानते होंगे भाई, पाकिस्तान का लाहौर किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। इसके बाद देखो हम ब्यास नदी को देखते हैं भाई। ब्यास नदी से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्यास नदी को देखते हैं। ये जो ब्यास नदी है इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती, पार्वती, हुरला और तीर्थन। पार्वती, हुरला और तीर्थन। ये जो पार्वती है इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही एक बांध बना हुआ है इसी नाम से। तो आप याद रखना पार्वती बांध मुख्य रूप से किस नदी पर है, पार्वती बांध पर, पार्वती नदी पर ही है। और ये जो ब्यास नदी है, ये जो ब्यास नदी है इस नदी पर एक डैम है पौंग डैम। तो ये पौंग डैम जरूर याद रखना, ये कहां पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में। और जब ये नदी निकलती है तो मुख्य रूप से कुल्लू की घाटी में बहती है। कहां बहती है, कुल्लू की घाटी में प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में प्रवेश करने के बाद ये नदी मुख्य रूप से पंजाब के कपूरथला, कपूरथला में मुख्य रूप से जो मिलती है वो हरिके बैराज में मिलती है। कहां पर, हरिके बैराज में जाकर मिलती है। और हरिके बैराज क्या है, एक बांध है, आप याद रखना। ये बांध मुख्य रूप से एक तो ब्यास नदी हो गई और साथ ही साथ ब्यास प्लस सतलज,
ब्यास प्लस सतलज दोनों नदियों पर बना है। और आप जानते हैं इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। जो इंदिरा गांधी नहर है मुख्य रूप से भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। आप इस बात को याद रखना। ये तालाबांडी के क्षेत्र से जो ब्यास नदी है, पंजाब में तालाबंडी के क्षेत्र से मुख्य रूप से मैदान में भी प्रवेश करती है, तो शायद पूछ लिया जाए कभी। अगला देखते हैं, देखो सतलज नदी, मुख्य रूप से सतलज नदी, जो सतलज नदी है उसे देखते हैं। अधिकांश चीजें इसकी हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना भाई। इसी पर आप जानते हैं भाखड़ा बांध प्रमुख रूप से बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध बना हुआ है मुख्य रूप से पंजाब में। कहां बना हुआ है भाई? पंजाब में। तो ये दो बांध इस पर प्रमुख हैं। ये जो सतलज नदी है, ये वाली बात तो हमने पढ़ ली, सतलज और ब्यास के जो हरीके बैराज का संगम है वहीं से इंदिरा गांधी निकलती है। और इसी नदी पर दो प्रमुख शहर हैं, एक तो फिरोजपुर और दूसरा है आपका मुख्य रूप से फिरोजपुर ही आप याद रख सकते हैं भाई। तो ये फिरोजपुर मुख्य रूप से सतलज नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और शहरों के बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई, चाहे लिखना चाहे लिख लें आप। दूसरा शहर है लुधियाना। और ये जो नदी है सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की पंजाब से सीमा बनाती, जैसे जम्मू कश्मीर से ये बना रही थी, ये भी पाक और भारत की सीमा बनाती है। कहां पर? पंजाब क्षेत्र में। कहां पर बनाती है भाई? पंजाब क्षेत्र में बनाती है, मुख्य रूप से फिरोजपुर से लेकर फलस्ता तक। फिरोजपुर से लेकर फलस्ता क्षेत्र है, फलस्ता क्षेत्र तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो वन लाइन के रूप में आपसे पूछे जाते हैं सिंधु नदी तंत्र से। और आप वीडियो का कमेंट करके ये जरूर बताएं भाई कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि, और ऑल के बटन पर भी क्लिक कर दें भाई, ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।